गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर का। तो जो टिश्यू कल्चर है यानी कि जिससे पौधों के अंदर हम चेंजेस लाते हैं, एक पौधे को रेजिस्टेंट बनाते हैं कि उसको डिजीज़ ना हो, और कई और तरह तरह के काम करते हैं। तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो दोनों भाषाओं के जो छात्र हैं वो इससे लाभ ले सकते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि टिश्यू कल्चर है क्या। तो टिश्यू कल्चर एक प्रोडक्शन है। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस, है ना, और प्लांट टिश्यू और सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट। यानी कि ये नए पौधे आपको बनाने हैं, प्रोडक्शन करना है हमें नए पौधों का। यानी कि पौधे के जो उतक होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, उनके छोटे टुकड़े से, ये छोटे टुकड़े को रिमूव करके जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द ग्रोथ मीडियम और कल्चर सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो ग्रोथ मीडियम है यानी कि किस प्रकार में इसकी जो वृद्धि हो रही है उसका माध्यम क्या है, या संवर्धन का समाधान यानी कल्चर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पौधों के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं एक जेली की फॉर्म में, जिसको अगार कहते हैं। एंड प्लांट हॉर्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। फिर बात करी जाए कि एप्लीकेशंस क्या हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, यानी कि जो पादप उत्तक संवर्धन है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी कि इसके अनुप्रयोग कहाँ है, कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आता है कि टू स्टडी द रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के जो श्वसन क्रिया है और मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, उसका जो अध्ययन करना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। फिर दूसरा आता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गन फंक्शन इन प्लांट्स। तो जो पौधों के अंग कार्य हैं, यानी कि जो पौधों के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका जो फंक्शन है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका एक मूल्यांकन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। नेक्स्ट आता है टू स्टडी द वेरियस प्लांट डिजीजेस एंड वर्कआउट मेथड्स फॉर देयर एलिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। यहाँ पे आप मेंस में इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर मेंस का सवाल आता है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो विभिन्न पौधों के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं उसको अध्ययन करने के लिए और उनके उन्मूलन के लिए, यानी उनके एलिमिनेशन के लिए क्या तरीके निकल सकते हैं, वो प्लांट टिश्यू कल्चर से काम होता है। सिंगल सेल क्लोन्स आर यूजफुल फॉर जेनेटिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज़। तो सिंगल सेल के जो क्लोन्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जेनेटिक के रूप में, यानी कि जो अनुवांशिक हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकल हैं, यानी कि रूपात्मक होते हैं जो, और पैथोलॉजिकल स्टडीज़ है ना, जो रोग संबंधी अध्ययन है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एम्ब्रायोनिक सेल सस्पेंशंस, यानी कि जो भ्रूण कोशिका निलंबन है, कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज स्केल क्लोनल प्रोपोगेशन। तो बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल पे जो क्लोन्स बनाने का काम है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमैटिक एम्ब्रायोज फ्रॉम सेल सस्पेंशंस कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन जर्म प्लाज्म बैंक्स। तो जो कोशिक निलंबन से दैहिक जो भ्रूण को जर्म प्लाज्म बैंकों में भी लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट क्लोन्स, अगर आपको अलग अलग क्लोन्स के वेरिएंट बनाने हैं विद न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें कुछ नई नई विशेषताएं हों, एक फिनोमिना रेफर किया जाता है जिसको सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हैप्लॉइड्स कहते हैं। तो उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किस तरह से, फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप्स, यानी कि फसलों में सुधार के लिए जो अगुणित होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों के एक ही सेट के साथ का उत्पादन हम कर सकते हैं। फिर म्यूटेंट सेल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कल्चर्स एंड यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो जो म्यूटेंट सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं कल्चर से, और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किससे, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट से। फिर नेक्स्ट आता है इमेच्योर एम्ब्रायोस कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो। तो जो इमेच्योर है एम्ब्रायो उनको हम कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रेफर करते हैं एज अ एम्ब्रायो रेस्क्यू। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ टिश्यू कल्चर इन इंडिया। अगर हम स्कोप की बात करें कि टिश्यू कल्चर का भारत में स्कोप क्या है,
तो इंडिया इज़ बेस्ट टॉर्ड विद नॉलेज। देखिए भारत में नॉलेज तो है ही, ज्ञान तो है ही, बायोटेक भी है, एक्सपर्ट्स भी हैं जिनके पास वास्ट टिश्यू कल्चर का एक्सपीरियंस है, एज वेल एज विद अ लो कॉस्ट लेबर फोर्स टू हेल्प प्रोड्यूस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्वांटिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो हमारे पास लेबर भी सस्ती है, टेक्निकल नो हाउ भी है कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं और जिससे कि हम एक्सपोर्ट की जो हम चीज़ों को बाहर भेज सकते हैं उस हिसाब से भी चीज़ों को बनाया जा सकता है। ऑल दीज फैक्टर्स मेक इंडिया अ पोटेंशियल ग्लोबल सप्लायर। तो ये सभी फैक्टर्स भारत को एक बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्लोबल सप्लायर भारत को बना सकते हैं ऑफ एन एक्सटेंडेड एंड डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ क्वालिटी फ्लोरा, यानी कि जो अच्छे अच्छे फूल हैं उनकी जो क्वालिटी फ्लोरा है, फूल हैं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं की बात हम कर रहे हैं, टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड इन रिटर्न अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और हमें क्या मिलेगा? हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे, यानी कि जो अगर कोई दूसरा देश खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो यूएस डॉलर्स में खरीद रहा होगा या किसी ऐसी देश की करेंसी में खरीद रहा होगा जिसको भारत एक्सेप्ट करता होगा। अपीडा इज रनिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। अपीडा की फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अपीडा जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम भी चला रहा है जिससे कि लैब्स को हेल्प की जाए कि वो अपने आप को इतना अपग्रेड कर ले कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के टिश्यू कल्चर का जो प्लांटिंग मटेरियल है उसको बना सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल टू डाइवर्सिफाइड कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को थ्रू मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस, प्रमोशन एंड एग्जीबिशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स एट इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन बायर सेलर मीट एट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम। टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं जो टिश्यू कल्चर को इंपोर्ट कर रहे हैं या टिश्यू कल्चर्स को इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं नीदरलैंड्स, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केनिया, सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल। 2020-21 के देखें तो 2020-21 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था टिश्यू कल्चर का वो $17 मिलियन था और नीदरलैंड जो है उसमें से 50%, तो 40 शिपमेंट्स कहाँ जा रही हैं? नीदरलैंड जा रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि और क्या इश्यूज़ हैं जो टिश्यू कल्चर, व्हाट आर द इश्यूज़, क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के एक्सपोर्टर्स भारत में, कि जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, निर्यातक हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो देखिए पावर कॉस्ट बढ़ गई है ना, बिजली की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। लो एफिशिएंसी लेवल ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स इन द लैब्स, तो लैब्स में जो स्किल्ड वर्कफोर्स भी काम कर रही है उनका एफिशिएंसी का लेवल भी कम है, यानी उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है। कंटामिनेशन का, यानी कि जो संदूषण है, यानी कि जो वहाँ पे ख़राब होने का, कंटामिनेशन का जो खतरा है ये भी बढ़ जाता है लैब्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेटेड प्लांटिंग मटेरियल, कि ट्रांसपोर्ट आप जो करोगे बहुत ही छोटे स्केल की जो प्लांटिंग मटेरियल्स हैं उनको, तो उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा अभी रखा गया है। लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन इन द एचएस कोड ऑफ इंडियन प्लांटिंग मटेरियल विद अदर नेशंस। तो देखिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको एक हार्मोनाइजेशन करके एक एचएस कोड दिया गया है, तो वो एचएस कोड अभी यहाँ पर पौधों को नहीं दिया गया है, जिससे कि दूसरे देशों को इनको एक्सपोर्ट करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ऑब्जेक्शंस रेस करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये पेड़ पौधों के आवागमन में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में इनका जो व्यापार हो रहा है उस पर इन लोगों को समस्या है। क्योंकि मान लेते हैं अगर एक कोई पेड़ ऑस्ट्रेलिया में उगता है और उसको मैं ट्रांसपोर्ट करके भारत में लिया हूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ, भारत में एक्सपोर्ट कर दूँ, तो हो सकता है कि वो जो पेड़ है उसकी जो अपनी बायोलॉजी थी वो उस वातावरण में चलने के लिए बनी थी जो ऑस्ट्रेलिया का वातावरण है, लेकिन उसको इंसान अगर उठाकर भारत में ले आएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? वो हो सकता है कि यहाँ पर आकर आसपास के जो अन्य जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनको कुछ दिक्कतें करें। रिसेंटली दिल्ली का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने भी इनिशिएट किया है इस्टेब्लिशमेंट का एक टिश्यू कल्चर की लैब को असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, जिससे कि जो रेयर जो नेटिव ट्रीज़ हैं वहाँ के, जो अपने खुद के वहाँ पे जो पेड़ होते हैं, तो उनकी क्या कर सकें, दुर्लभ जो देसी पेड़ हैं उनकी संरक्षण के लिए। प्राइमरी गोल क्या है लैब का? टू ग्रो एंडेंजर्ड नेटिव दिल्ली ट्रीज़, यानी कि जो दिल्ली में पैदा होने वाले, दिल्ली की वातावरण में, जलवायु में पैदा होने वाले जो वहाँ के एंडेंजर्ड जो ट्रीज़ थे उनको उगाई जाए इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड रीजनरेट सैपलिंग्स ऑफ स्पीशीज फेसिंग रीजनरेशन चैलेंजेस ड्यू टू इन्वेजिव स्पीशीज। तो की फैक्ट्स अगर हम देखें टिश्यू कल्चर लैब के,
जो असोला भट्टी में बनाई जा रही है। तो लैब विल बी एबल, लैब किस चीज़ के लिए एबल होगी? टू एक्सट्रैक्ट प्लांट टिश्यू फ्रॉम एन इन विट्रो फुल्ली ग्रोन प्लांट जनरेटिंग मल्टीपल ट्रीज। ठीक है, तो आप कई सारी ट्रीज बना सकते हो एक ही पेड़ से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल टेक असिस्टेंस फ्रॉम बोटेनिस्ट्स एंड साइंटिस्ट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होगा वो असिस्टेंस लेगा, सहायता लेगा, जितने भी बॉटनिस्ट होते हैं यानी कि जो वानिकी क्षेत्र में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं किसके? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और दूसरी लैब्स अगर कौन सी हैं अगर हम देखें तो एक है नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर डिपॉजिटरी, ये स्टैब्लिश की गई थी दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा 1986 में। फिर दे कैरी आउट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च ऑन 5 प्लांट टाइप्स। तो उन्होंने 5 तरह के पौधों पर इस बागवानी का क्या किया था? इस तरह के 5 प्रकार के पौधों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि ट्यूबर्स हैं, है ना, जो ट्यूबर्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, जैसे कि ऑनियन को एक बल्ब पेड़ कहा जाता है कि उसका जो ऑनियन का बल्ब होता है। स्पाइसेस यानी मसाले हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स यानी कि बागवानी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स यानी कि जो औषधीय फसलें हैं, और एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि जो सुगंधित पौधे होते हैं। इस तरह के सभी पौधों पर टिश्यू कल्चर का काम किया गया है। इसके एप्लीकेशन देखें तो इसका जो प्रयोग कहाँ किया है, एक किया गया है अरावली के अंदर। तो रीजनरेशन ऑफ रिच स्पीशीज, अब देखिए जो यहाँ पे उगने वाली जो पेड़ पौधे थे जैसे कि कुल्लू एक घोस्ट ट्री है, पलाश, दूधी, धऊ, ये सब इन्वेजिव स्पीशीज थे। मतलब ये सब पेड़ों को जो है आपके ओरिजिनल पेड़ थे इन्वेजिव स्पीशीज द्वारा उगने नहीं दिया जा रहा था, जिसके वजह से इनका जो सर्वाइवल रेट था बहुत पुअर था। विद लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन अचीवेबल ओनली थ्रू टिश्यू कल्चर पर्टिकुलरली शूट कल्चर। तो उनकी जो स्टेम होता है, शूट होता है, उनको इसमें कंजर्व किया गया और वहाँ से जो नेटिव जो ट्रीज थे जैसे कि ये कुल्लू है, पलाश है, दूधी है, इनको उगाया गया। द लैब विल ऑल्सो बी यूजफुल इन कल्चरिंग एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय पौधे हैं, लुप्तप्राय औषधीय पौधे हैं, उनकी खेती में भी यहाँ पे सहायता की हुई है। सक्सेस स्टोरीज की अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूवन हाईली इफेक्टिव। तो टिश्यू कल्चर कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाया गया है? जैसे कि खेती में, एग्रीकल्चर में, पर्टिकुलरली किन क्रॉप्स में, जैसे केले की खेती है, एप्पल्स की, अनार की है, जट्रोफा की है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईल्ड की जो मात्रा है, यहाँ पे जो उपज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीके से जो खेती की जा रही है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। कुछ मुद्दे भी आते हैं, इश्यूज़ क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी जो एक्सपर्ट्स हैं, जैव विविधता के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि क्लोनिंग शुड बी लिमिटेड टू एक्सट्रीमली रेयर ट्रीज। कि ये जो इस तरह की टिश्यू कल्चर करके हम क्लोनिंग कर रहे हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर ट्रीज हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यंत दुर्लभ पेड़ जो हैं, उनको हमें करनी चाहिए, जिससे कि जेनेटिक होमोजिनिटी एंड वल्नरेबिलिटी बनी रहे। और डिजीजेस, देखिए अब क्या होता है कि अगर आप पेड़ों को ट्रांसफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? डिजीजेस फैलने का जो डर है बहुत ज़्यादा होता है। जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआज हैं, उनको फैलने का डर बहुत ज़्यादा होता है। क्लोनिंग कैन रिजल्ट इन रेस्ट्रिक्टेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो क्लोनिंग से एक जेनेटिक डाइवर्सिटी तो आएगी ही, विद द ट्रीज बीइंग क्लोन्स ऑफ अ सिंगल ट्री। इसको अवॉइड करने के लिए वन शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट वन सेल्फ टू अ सिंगल सीड वैरायटी। ऐसा नहीं है कि आप सब अपने आप को एक ही सीड पे अटके रहो और उसी से करते रहो काम। इंस्टेड यूज़ डिफरेंट पेरेंट सीड्स या सीड वैरायटीज़। आपको अलग अलग जो सीड्स की वैरायटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि टू प्रिवेंट हैविंग मल्टीपल क्लोन्ड ट्रीज, जिससे कि आपके पास मल्टीपल एक ही पेड़ की क्लोन ट्रीज ज़्यादा ना बन जाए। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट कॉमनली फाउंड स्पीशीज जैसे कि खैर का पेड़ होते हैं, धाक है, देसी बबूल है, अरावलीज में, कुड वेस्ट पब्लिक फंड्स डिस्पाइट पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर एंडेंजर्ड और नियरली एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो देखिए ये जो टाइप्स है प्लांट टिश्यू कल्चर का, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है वो, कि सबसे पहले क्या होगा, ये इनिशिएशन स्टेज है, ठीक है। ये आपने इसको फिर जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको आपने देखिए क्या किया कि यहाँ पर सेकेंड स्टेज में मल्टीप्लिकेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसको, ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, इसकी रूट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे शूट की फॉर्मेशन होगी, और शूट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक्लिमेटाइज होगा, और एक्लिमेटाइज होने के बाद एक पौधा बन जाएगा।
ठीक है, इसको मैंने जूम कर दिया था। प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एक आता है कैलस कल्चर, तो इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ सेल्स, जिसको हम कैलस बोलते हैं एक्सप्लांट से। फिर आता है सेल सस्पेंशन कल्चर। अब सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है? कल्चर्स इंडिविजुअल सेल्स या स्मॉल एग्रीगेट ऑफ सेल्स इन अ लिक्विड मीडियम। फिर आता है एंथर या माइक्रोस्पोर कल्चर, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? हैप्लॉइड प्लांट्स को, जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं या एंथर होते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है? कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल्स, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, उनको कल्चर करने का काम आता है। और एप्लीकेशंस क्या हैं? अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पहले आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, तो रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग स्मॉल पीसीज ऑफ प्लांट टिश्यू। फिर दूसरा आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये भी हम ऊपर देख रहे थे सोमा क्लोनल को। ये किस लिए आता है? स्टडिंग जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक जीन्स में, पेड़ पौधों की जीन्स में जो हम छेड़छाड़ करते हैं उसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं अमंग प्लांट सेल्स। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इंट्रोड्यूसिंग और एक्सप्रेस करना है फॉरेन जीन्स को प्लांट सेल्स में। इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशंस, तो यूजिंग म्यूटेजेंस टू इंड्यूस म्यूटेशंस फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स। जिस प्रकार से पौधों के अंदर टिश्यू कल्चर होता है, उसी प्रकार से जानवरों में भी, यानी कि एनिमल्स में भी टिश्यू कल्चर होता है। तो एनिमल टिश्यू कल्चर इज द इन विट्रो मेंटेनेंस और प्रोपोगेशन है आइसोलेटेड सेल्स का, चाहे वो टिश्यूज हों, ऑर्गन्स हों, एनिमल्स में इन एन एप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। सेल्स यूज्ड इन एनिमल टिश्यू कल्चर आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड देयर एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन्स। तो जो पशु ऊतक संवर्धन में क्या होता है? उपयोग की जाने वाली कोशिकाएं आमतौर पर बहु कोशिकाएं, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जो होते हैं, उनकी स्थापित कोशिकाएं रेखाओं से प्राप्त की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि दिस टेक्निक अलाउज द स्टडी ऑफ सेल फंक्शंस, तो ये टेक्निक क्या हेल्प करती है? सेल के फंक्शंस को करने के लिए, मैकेनिज्म्स के लिए और एप्लीकेशंस के लिए। एनिमल सेल कल्चर हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, providing insights into cell behavior and applications across various fields। थोड़ा सा असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। तो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर का, वहाँ से स्टार्ट होता है, पासिस थ्रू मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, यहाँ से ये पास होती है। द रीजन हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी कि थोड़ा सा सूखा क्लाइमेट है यहाँ का, सेमी एरिड क्लाइमेट है। और यहाँ पे डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, रात में काफ़ी ठंडा हो जाएगा। जो वेजिटेशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो प्रीडोमिनेंटली एक ओपन कैनोपीड थॉर्नी स्क्रब है, यानी कि कैनोपी ज़्यादा नहीं होती है, ऊपर से आसमान दिखता है पूरा आपको साफ, पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, और थॉर्नी स्क्रब है, यानी कि जो घास फूस है वो थोड़ा सा कांटेदार है। नेटिव प्लांट्स एग्जिबिट जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस, यानी कि जो पानी जिनको बहुत कम चाहिए, जैसे कि थॉर्नी अपेंडेजेस हैं यहाँ पे, वैक्स कोटेड सकलेंट्स हैं, टोमेंटोज लीव्स हैं। और जो मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ यहाँ मिलती है आपको, पी फाउल मिलेगा, कॉमन वुड श्राइक, सरकीर मालखोवा, नीलगाय मिलेगी, गोल्डन जकाल, स्पॉटेड डियर। तो ये सब जो हिरन वगैरह हैं ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज़ ये था टिश्यू कल्चर के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपकी समस्या है, आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बनाइए, हमारी टीम उस पर काम करेगी, उसका कंटेंट रेडी करेगी और आपके लिए वीडियो लेके आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।